अपन क्या पढ़ेंगे? चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें। ये क्या है? कहानी है। ठीक है। इस कहानी को 1904 में राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखा गया। राजेंद्र बाला घोष। ठीक है। और राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से जाना जाता है। बंग महिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये सारी जानकारी ये आगे अपने प्रेजेंटेशन में लिखी हुई है। ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो अपन क्या करेंगे? 3 स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप में कहानी पढ़ेंगे। सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और थर्ड में एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी पढ़ना। मैं एक पेन ले लेता हूँ बढ़िया। ठीक है। कलर भी सेट कर लेता हूँ। रेड ले लेता हूँ। चंद्रदेव से मेरी बातें। बंग महिला जिन्हें राजेंद्र बाला घोष को बोला जाता था और 1904 में कहानी लिखी गई। ये रहे चंद्रमा और ये राजेंद्र बाला घोष जो कि इनसे बातचीत करती है। इनसे चंद्रदेव से। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर देना। बड़े बड़कपन की ओर ध्यान देना कि आप मेरे से बड़े हैं। उस बड़कपन की ओर ध्यान देना। सुनी अनसुनी मत करना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, यानी कि आप बहुत लंबे समय से आकाश मंडल में हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही, यानी कि आप कई सालों से एक ही जगह पर हैं। ये सृष्टि आपकी भी हुई है तो आपको बूढ़ा कहा जा सकता है। आप इतने पुराने तो हैं और सदा से आप एक ही काम कर रहे हैं और एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। ये कौन बातचीत कर रही है? लेखिका कर रही है चंद्रमा से बातचीत। ये क्यों? ये क्यों मतलब आप एक ही स्थान पर क्यों है? क्या आपका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफर यानी बदली एक जगह से दूसरी जगह पर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप अपनी यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी कि नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। यानी कि आप भारत के अंदर गवर्नमेंट में नौकरी करते किसी भी सर्विस पर रह गए तो आपकी एक तो पदोन्नति होती और दूसरा आप जगह जगह पर घूम भी लेते। ठीक है। और अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर हंस के जैसे पुनित और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। ये बड़ी भारी भूल हुई। इसको बोला है चंद्रमा को लेकर बोला है, ये जो मैंने बात बोली है ना, ये मेरे से बड़ी भारी भूल हुई है। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, तो परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भाई अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारा हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है? अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी कि निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत
पर वो लोड कर्जे इनके पास भेज देवे। मतलब ये है अपने चंद्रदेव, भगवान चंद्रदेव, और ये है पीछे डिपार्टमेंट। अगर लॉर्ड कर्जन को एक एप्लीकेशन देंगे तो अंग्रेजों के अधीन भगवान चंद्रदेव यहाँ नौकरी कर सकते हैं कंप्यूटर पे बैठ के। आधुनिक दुनिया है, सही है ना। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आन करेंगे, क्योंकि आप अदम भारतवासियों के भांति कृष्णा कृष्णा नहीं, आप काले नहीं है। तो भारतवर्ष काले थे, वैसे काले नहीं, कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गोरांग जाति कुपित हो उठेगी। गोरांग है नहीं, गोरे लोग, इनकी चमड़ी गोरी हो। कि आप भारतवासी की तरह काले तो है नहीं, इसलिए ऐसा तो है नहीं कि आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको नौकरी देंगे, अच्छी नौकरी देंगे। क्योंकि उस टाइम क्या था, जो भारतवासी होते थे, ठीक है, उनको नीचे के पदों पर छोटी छोटी नौकरी दी जाती थी, और बड़े पदों पर किसको बैठाते थे, अंग्रेज अपने ही लोगों को बैठाते थे। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव आत्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन या मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में रीति नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। यानी कि आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल से, यानी बहुत पुराने समय से जो प्रचलित थे, वो अब भी है। पर यहाँ तो इतना फर्क हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर सा हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ भारत के अंदर बहुत ही परिवर्तन हो गया। कब से, जब से ये अंग्रेज आई है। ठीक है, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र हो गई है काफी, इसलिए नेत्रों की ज्योति मंद पड़ गई होगी। क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगा है। भारत के आधुनिक संतान जो है वो बचपन से ही चश्मा धारण करना लगा है, तो आपको तो जरूरी ही ज्योति कम पड़ गई है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूरी से भली भांति न देख सकते होंगे। अतः आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यदि भी इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, 8वें दिन नहीं तो महीने के एक दिन अर्थात अमावस्या को। अमावस्या क्यों सुना? क्यों? अमावस्या वो अंधेरा होता है, अंधेरा होता है, इसका मतलब क्या कहते हैं कि चंद्रमा की छुट्टियों पे गए होंगे, तो उस छुट्टी के दिन आप यहाँ आ सकते हो। तो आपको हॉलीडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितनी ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देख आप देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। अगर पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण ना कर सको तो आप राजधानी कलकत्ता को देख लेना। कौन सी? ये राजधानी, ये कलकत्ता की है। इंडस्ट्रियल एरिया पूरा, हर जगह लाइट है, दिख रही है। ठीक है, वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लक्कड़ दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगी नी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यह मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। सहयोगिनी दामिनो यानी कि बिजली, जो बारिश के साथ चमकती है, नहीं अटखेलियां करती, कभी यहाँ गिरी, कभी वहां गिरी, कभी गरजती है, वो भी यहाँ मनुष्य के हाथों खिलौना बनी हुई है। भगवान निशानाथ यानी रात, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघ वाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यदि धीरजवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उतने वाहन भी हैं, जितने देवलोक में देवता हैं उतने वाहन भी हैं। किसी का गज है नहीं हाथी,
किसी का हंस है, किसी का बेल है और किसी का चूहा। इस कहानी में कौन कौन से का जिक्र हुआ है? एक तो गज का, एक हंस का, एक बेल का और एक चूहे का। ठीक है, याद रखना जरूर। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को ला पड़ा। मतलब श्वेतांग महाप्रभु मतलब अंग्रेजों को जैसे ही कुछ कठिनाई दिखी तो उन्होंने बिजली को ले आया। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर देते हैं। जो भी मुश्किल से मुश्किल कार्य है वो आसानी से कर देते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जो उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवक हैं वो काट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पष्ट करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज प्राय घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह सो तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी भर्ती ही लिखी है। ये कि इस स्त्री विमर्श किया गया यहाँ। हरि पदोद्भवा, हरि पदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उनके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृत्ताकार खम गाड़ दिए गए हैं। मतलब ये गंगा नदी की बात हो रही है। किसकी? गंगा नदी की बात हो रही है। वहां पर जो पुल बन रहे हैं वहां पर क्या किया है, जहां तहां खंभे गाड़ दिए गए। किसके लिए? पुल के लिए। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्व विहादिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू कार्तिकेय बाबू के पीछे के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महर्षि देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। ठीक है, उनका वाहन भी क्या है? सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, टकसाल को देखकर सिंधु कन्या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी पक पकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व में उत्पादन अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल विपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कल की शशांक शशधर शशलांसन आदि उपाधि मालाओं से घोषित हो रहे हैं। सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आज नम कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई के स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में भी फलीभूत नहीं होंगे? शायद आप इस पर बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और उनके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोड़ा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देवे। यानी कि जो आप पर छाया पड़ती है भूमंडल की तभी आपको ग्रहण लगता है, न कि राहु के कारण। ठीक है, जब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी
भुवन भास्कर सूर्यवंशीय ही के वंशधरों का साम्राज्य है और नए अब भारत की वह सस्य श्यामला शरण प्रसुदा मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के विज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। यानी कि गोरे आ गए, अंग्रेज आ गए हैं। ठीक है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे भी काठ के पुतलों की भांति जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। ये क्या है? ये भारत के राजाओं के बारे में है जो उनकी अंग्रेजों की कठपुतली बना हुआ उसके बारे में। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महर्षि और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते हैं। इनको क्यों लेके आना, आगे देखते हैं। आशा है कि धन्वंतरी महर्षि यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे, मतलब जो प्लेग फैलता है वो ईश्वर ना करे, आपके चंद्र लोग या देव लोग में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। मतलब चित्रगुप्त की आईपीसी को देख के आप दंड विधान सुधार सकते हैं और चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान को देख के जैसे वहाँ चंद्रमा पे मान लो प्लेग फैला दिए, चित्रगुप्त जी और वहां के धन्वंतरी जी बैठ के क्या कर रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले। अगर आप ज्यादा भार ना लगे तो दो चार टाइपराइटर भी ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए तब उनसे उनकी राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपने अब उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर बंग महिला। तो ये कहानी हो गई अपनी समाप्त। ठीक है। और इसमें जो हाईलाइट कर रखा था, ठीक है, उनको याद रखना। वो उन पंक्तियों को देख के वो कहीं भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कहानी में है। तो अब थोड़े अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस कहानी के बारे में। ठीक है। तो ये कहानी थी चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है। इसके लेखक कौन है? बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1904, जो अपन ने पहले देखा था। और पत्रिका कौन सी? सरस्वती पत्रिका। तो इसके पात्र क्या है? पात्र भी पूछते हैं। एक तो लेखिका है जो बातें करती है, पत्र लिखती है, पत्र की तरह बातें कर रही है मान लो ना। और चंद्रदेव से दो हो गया इसके पात्र। और महत्वपूर्ण क्या है? पत्रात्मक शैली में लिखी कहानी। एक पत्र की तरह, जैसे अपन यहाँ से लिखते हैं कि मेरे हाल ठीक है, आप कैसे हो, तो अपनी अपनी बातें बोलते, सामने वाला कुछ नहीं बोल पाता। तो वैसे इसमें एक लेखिका ही बोल रही है, चंद्रमा कुछ नहीं बोल रही। भवदेव पांडे ने इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। ठीक है। तो इसका प्रतिपाद्य क्या आप देखते हैं। इस रचना में भारतीय गुलामी के दौर की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदहाली का गहरा कटाक्ष किया गया है। कहानी एक पत्र के रूप में लिखी गई है जिसमें ब्रिटिश हुकूमत की व्यवस्था को चंद्रदेव के समक्ष प्रकट करते हुए तीखा व्यंग्य रचा गया। लेखिका ने ब्रिटिश साम्राज्य की न्याय प्रणाली पर प्रश्न खड़े करते हुए उन्हें असंवेदनशील और पक्षपाती बताया है। रंग भेद, मतलब काला गोरा बोला था, वर्ग भेद के चलते जो भेदभाव आम जीवन में फैले थे उन पर भी व्यंग्यात्मक ढंग से प्रकाश
डाला गया है। ठीक है। उपनिवेशवादी सत्ता द्वारा चलाए जाने वाले विविध सरकारी मिशन और आयोगों की वास्तविक उपयोगिता पर शंका जताई गई है। ये संस्थाएं समस्या के हल से अधिक औपचारिकता निभाने का प्रतीक बनी हुई है। ठीक है, समस्या हल नहीं कर दे बल्कि औपचारिकता निभाने। कहानी में उस शिक्षित भारतीय वर्ग को निष्क्रिय और आत्माहीन दिखाते हुए उन्हें कठपुतलियों की संज्ञा दी गई है, जो केवल डिग्रियों तक सीमित रह गए हैं और सामाजिक सरोकारों से कटे हुए हैं। ब्रिटिश व्यवस्था द्वारा भारतीय समाज और प्रकृति में किए गए हस्तक्षेपों को भी व्यंग्य के माध्यम से उभारा गया है। उदाहरण स्वरूप ये कहा गया है कि कलकत्ता जैसे शहरों की भव्यता देखकर स्वयं इंद्रदेव को अमरावती भी साधारण लगने लगेगी। इसके अतिरिक्त उस समय के प्रख्यात विश्वविद्यालयों जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्वानों की निष्प्रभाविता और औपचारिक ज्ञान पर भी व्यंग्य किया गया है। कहानी के माध्यम से चंद्रदेव से ये निवेदन किया गया कि वे स्वयं आकर भारत की दयनीय स्थिति को देखें और समझे, जिससे वे देश की सच्ची तस्वीर को जान सके। ठीक है, तो ये इसकी प्रतिपाद्य को हमने पढ़ लिया है। और अब क्या है, इस पे एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो हम 15 एमसीक्यू कर लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट कहानी है यूट्यूब चैनल पर। आगे इसमें और भी सुधार होगा धीरे धीरे। आगे आने वाली कहानियों में इसमें क्या हम विश्लेषण भी करेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है, राजनीतिक क्यों है, सामाजिक क्यों है, क्या व्यंग्य किया है, उसको भी देखेंगे। फर्स्ट है, इस वजह से थोड़ी घबराहट भी है। आप एक बार कोऑपरेट कर लो, आगे और देखेंगे। ठीक है। भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार पढ़ना। इस वाक्य में दासी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रानी विक्टोरिया या स्वयं लेखिका, कोई काल्पनिक पात्र है, या चंद्रदेव की सेविका? कौन है? स्वयं लेखिका। ठीक है। लेखिका चंद्रदेव से क्या अपेक्षा करती यदि वे भारत में नौकरी करते? चलो मैं पढ़ता हूँ, आप उत्तर देना। उन्हें तुरंत पेंशन मिल जाती, उनकी पदोन्नति हो जाती और वे भारत भ्रमण कर पाते, वे लॉर्ड कर्जन के सहायक बन जाते, उन्हें अमृत प्राप्त होती। अमृत प्राप्त का है नहीं, लॉर्ड कर्जन के सहायक का बोला नहीं है। उन्हें पेंशन तुरंत तुरंत पेंशन कहाँ मिल जाती, मिलती नहीं। उनकी पदोन्नति हो जाती और वे भारत भ्रमण कर लेते। ठीक है, ये रहा अपना सही उत्तर। लेखिका के अनुसार देवता अपनी जाति के प्रति कैसे होते हैं? तटस्थ होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, पक्षपाती होते हैं या उदासीन होते हैं? देवता ने क्या किया? उनको अमृत पिला दिया था। ठीक है, इसका मतलब क्या किया? वो पक्षपाती थे, निष्पक्ष नहीं थे, वरना दानों को पिला देते, राहु को पिला देते। ठीक है। लेखिका के अनुसार देवता अपनी जाति के प्रति कैसे होते हैं? कैसे? पक्षपाती। ठीक है। लेखिका चंद्रदेव को लॉर्ड कर्जन के पास निवेदन पत्र भेजने की सलाह क्यों देती है? ताकि चंद्रदेव को भारत में रहने की अनुमति मिल सके, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों प्रिय है, क्योंकि चंद्रदेव कृष्णांग नहीं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। भारत में रहने की अनुमति, रहने के लिए थोड़ी बोला, घूमने के लिए बोला या नौकरी करने के लिए बोला, और लॉर्ड कर्जन को ये दोनों ही पसंद है और कृष्णांग में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो उत्तर सही क्या हो गया अपना? बी और सी दोनों, तो बी आंसर है। ठीक है। कहानी के अनुसार चंद्रलोक में रीति और नीति में क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, सृष्टि के आदिकाल से अब तक सब बदल गया है? क्या हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? कि वहां आदिकाल से अब तक चंद्रलोक में वैसा का वैसा है, और यहाँ अपने क्या था, अंग्रेजों के आने के बाद बिजली आई, सब काम अचानक हो जाते हैं, लाइट आ गई। ठीक है, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, कल कारखाने खुल गए हैं, वगैरह वगैरह। ठीक। लेखिका के अनुसार आधुनिक भारत की संतान बचपन से ही चश्मा क्यों पहनने लगी है? अधिक पढ़े लिखे कारण, ये कारण कहानी के अंदर नहीं है। आधुनिक जीवन शैली कारण, ये भी कहानी में नहीं है। ये सिर्फ एक अनुमान है, ये भी नहीं लिखा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आगे देखो। लेखिका चंद्रदेव को भारत भ्रमण के लिए किस दिन आमंत्रित करती है? 8वें दिन, पूर्णिमा को, अमावस्या को, किसी दिन? मैंने क्या बोला था? अमावस्या को। क्यों? क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा गायब रहते हैं। ठीक है, तब लेखिका क्या समझती है? उस दिन इनकी छुट्टी होती है।
लेखिका के अनुसार कलकत्ता के कारीगर विश्वकर्मा से भी बढ़कर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बिजली का आविष्कार किया है, क्योंकि वे कल कारखानों में काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने दामिनी यानी बिजली को मनुष्य के हाथों का खिलौना बना दिया है, क्योंकि वे विश्वकर्मा के वंशज हैं। सही आंसर है क्योंकि उन्होंने दामिनी यानी बिजली को मनुष्य के हाथों का खिलौना बना दिया गया। ठीक है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का उपयोग किस प्रकार किया गया? केवल प्रकाश के लिए, कारखानों के लिए, कठिन कठिन कार्य को सहज बनाने के लिए, केवल शिक्षा प्राधिकरणों के लिए। अभी तो प्रकाश कारखानों सबके लिए हो रहा है, लेकिन कहानी के अंदर क्या बोला गया है? कठिन से कठिन कार्य को सहज बनाने के लिए। ठीक है। लेखिका के अनुसार गंगा नदी क्या बोलते हैं? हरि प्रदोद प्रवाह, त्रैलोक्य पावनी सुरसुरी की वर्तमान स्थिति क्या है? वह अब भी स्वतंत्र बहती है, उसे स्थान स्थान पर बांधा गया और उस पर खंभे गाड़े गए हैं। वह और अधिक पवित्र हो गई, उस पर कोई प्रभाव नहीं, उस पर क्या है? खंभे गाड़े गए हैं। ठीक है। क्या? बांध बनाने के लिए। तो 11 क्वेश्चन क्या है? फोर्ट विलियम के फौजी सम्मान को देखकर कार्तिकेय बाबू के सके क्यों छूट जाएंगे? क्योंकि वे स्वयं युद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि उनका वाहन एक सुंदर मयूर है, क्योंकि फोर्ट विलियम का सम्मान एक सेनापति के सम्मान से बेहतर है, क्योंकि वे बंगाली बाबू जैसे दिखते हैं, क्योंकि फोर्ट विलियम का सम्मान देव सेनापति के सम्मान से बेहतर है। लेखिका संत देव को मुंबई में प्रोफेसर गज्जर के उदाहरण से क्या समझना चाहती है? कि वे भारत में विज्ञान बहुत उन्नत है, कि उनके उनके यानी चंद्रदेव के मुख का कलंक भी यहाँ के वैज्ञानिक छुड़ा सकते हैं, कि महारानी विक्टोरिया की मूर्ति साफ हो गई है, कि मुंबई एक साफ शहर है। क्या है? तो आंसर डी। 13 क्वेश्चन क्या है? चंद्रदेव और सूर्य भगवान पर ग्रहण लगने का पुराना विश्वास क्या था, जिसे लेखिका गलत बताती है? जब पृथ्वी की छाया पड़ती है, जब कुटिल ग्रह राहु उन्हें निगल जाता है, जब वे आकाश में मिलते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना। पृथ्वी की छाया पड़ती है तो हो गया आधुनिक विचार, और ये राहु निकल गया था तब से ग्रहण हो रहा है, ये था पुराना विचार। आंसर है बी। ठीक है। तो 14 क्वेश्चन क्या है? तो लेखिका के अनुसार भारत पर अब किसका साम्राज्य है? चंद्रदेव के वंशज होगा, सूर्य भगवान के वंशज होगा, एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु का, भारतीय राजा और महाराजा होगा। किसका है? अंग्रेज होगा, यानी गौरांग। गौरांग से समझ गए ना? अंग्रेज दूसरे द्वीप से आए, इंग्लैंड से आए। ठीक है। तो ये हो गया आंसर। और लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है? लेखिका चंद्रदेव को भरत भ्रमण पर अपने साथ धन्वंतरी महर्षि और चित्रगुप्त जी को लाने की सलाह क्यों देती है? ताकि वे भारत में अपना ज्ञान साझा कर सके, ताकि वे डॉक्टरों और कानूनों से कुछ सीख सके, ताकि वे भारत में मरीजों का इलाज कर सके, ताकि वे भारत के राजाओं का हिसाब रख सके। वे क्या है? वे डॉक्टर से और कानून से यानी आईपीसी से, इंडियन पिनल कोड से, वो डॉक्टर से कुछ सीख सके, वहां पर जैसी बीमारी आ जाए तो। ठीक है। ये अपने हो गए 15 क्वेश्चन। तो अपने 3 स्टेप थे और तीनों ही कंप्लीट हो गए। तो आगे से क्या करेंगे अपन? तो एमसीक्यू वाला है, इसके लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सही है ना? और भी कोई सुधार करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसमें जो हाईलाइट है वो आप पढ़ लो, उसके बाद चाहे वो दृष्टि की बुक है उसको जाके पढ़ो। वो इसमें जो दे रखा है उससे बाहर कुछ नहीं है। ये आएगा अपने यूजीसी नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है। तो आप वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं, और नीचे मैं लिंक दे दूंगा किसकी? टेलीग्राम चैनल की। वहां से आप क्या कर सकते हो? इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है।